नमस्कार। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो मेरा नाम है संजय भंडारी और मैं केमिस्ट्री का एक टीचर हूं। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पेज में। हम लोग एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं जिसमें हम लोग केमिस्ट्री की नीट और जेईई 2021 की पूरी तैयारी कराएंगे और इसका सारा कंसेप्ट जेईई और नीट के हिसाब से ही बनाया गया है। तो बच्चों सबसे पहले इस हफ्ते का आप शेड्यूल नोट कर लीजिए। आज है 4 तारीख यानी मंडे, तो हम सॉलिड स्टेट का फुल चैप्टर रिवीजन करेंगे। उसके बाद सैटरडे को इसका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। जिन बच्चों की मेल रजिस्टर्ड होगी उनके पास एक लिंक आएगा और उनको ऑनलाइन टेस्ट देना है। उसके बाद संडे को इस चैप्टर के जितने भी डाउट मेरे पास आएंगे मैं लाइव क्लास में उनको सॉल्व कराऊंगा। तो डाउट पूछने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो बच्चों शुरू करते हैं द सॉलिड स्टेट फुल चैप्टर रिवीजन और इसमें हम एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक भी नहीं छूटेगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट। जैसा हम लोग सब जानते हैं कि मैटर की 3 स्टेट होती है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ये तीनों स्टेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करती हैं। जहां तक सॉलिड की बात है तो सॉलिड के पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस, और सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सॉलिड्स की क्या खास बात होती है, क्या उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो नंबर 1, सॉलिड हैव स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विद शॉर्ट डिस्टेंस। दूसरा, दे हैव रिजिड डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। तीसरा, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। चौथा, इनकी डेंसिटी हाई होती है। पांचवा, इनकी फ्लूइडिटी ना के बराबर होती है। और लास्ट, इनका डिफ्यूजन भी ना के बराबर होता है। तो डिफ्यूजन और फ्लूइडिटी नहीं होती है, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, रिजिड होते हैं और डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम होता है। क्लियर। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। देखिए बच्चों, जो सॉलिड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक क्रिस्टलिन सॉलिड और दूसरा अमॉर्फस सॉलिड। ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेसिस पर है? द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन ए स्पेस। इनका जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है उसी के बेसिस पे हमने सॉलिड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब देखिए इनकी खास बात क्या होती है। यहां पर एक तरफ है क्रिस्टलिन सॉलिड, दूसरी तरफ है एमॉर्फस सॉलिड। तो सबसे पहले शेप की बात करते हैं। जो क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप होता है, यानी उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, जबकि एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो क्रिस्टलिन सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं, एक डेफिनेट पॉइंट पर ही मेल्ट होंगे, जबकि इनके मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में होते हैं, शार्प नहीं होते। वहीं क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर हम क्रिस्टलिन सॉलिड को कट करते हैं तो जो इनके एज होंगे वो शार्प एज होंगे। जब इनको हम पीस में डिवाइड करते हैं तो उन पीसेस की जो सरफेस होगी वो प्लेन एंड स्मूथ होगी, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। इनके एज शार्प नहीं होते हैं, इनके एज कैसे होते हैं? इरेगुलर सरफेस वाले होते हैं। अगर मैं हीट ऑफ फ्यूजन की बात करूं तो ये भी एक डेफिनेट शार्प होती है, जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। एनिसोट्रॉपी, ये एनिसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, ये आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। इनको हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, इनको हम सीडोड सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं, जबकि ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड। और एमॉर्फस की बात करें तो ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक्स। तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्रिस्टलिन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। हमने यहां पर केवल क्रिस्टलिन सॉलिड के ही बारे में पढ़ना है। तो बच्चों पहले बात करते हैं कि क्रिस्टलिन सॉलिड को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, यानी नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पर क्रिस्टलिन सॉलिड 4 टाइप के होते हैं। अब देखिए कौन कौन से 4 टाइप है। पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड, तीसरा मेटालिक सॉलिड और लास्ट है कोवलेंट। तो मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक एंड कोवलेंट। क्लियर।
अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देखिए बच्चों, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी जिनसे वो मिलकर बने होते हैं, वो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर? अब देखिए, मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है? वंडरवाल फोर्स। तो जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे उनके बीच कौन सा फोर्स काम करेगा? वीक वंडरवाल फोर्स। इनको अगेन 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नंबर 2 पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पर है। यहां पर कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, यहां पर पोलर मॉलिक्यूल होंगे, यहां पर ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं जिनसे ये सॉलिड बने होते हैं वो या तो एटम होंगे या तो मॉलिक्यूल होंगे। एटम की बात करें तो इनर्ट गैस एटम हो सकते हैं जैसे आर्गन एंड हीलियम, और मॉलिक्यूल की बात करें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे H2, Cl2, CH4 और I2 हो सकते हैं। क्लियर? अब देखिए इनकी क्या खास बात होती है। एटम्स और मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर बाय वीक डिस्पर्जन फोर्स एंड लंडन फोर्स। वंडरवाल तो फोर्स है ही, लेकिन किस टाइप का वंडरवाल फोर्स है? या तो डिस्पर्जन फोर्स होगा या तो लंडन फोर्स होगा। ये सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट और जनरली लिक्विड और गैसेस स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरा हमारे पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहां पर ऐसे सॉलिड को बनाएंगे जो पोलर होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल जैसे HCl and SO2 है ना। अच्छा, इनके बीच जो फोर्स काम करेगा वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि जो पोलर मॉलिक्यूल होता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के गैप की वजह से पोलैरिटी आ जाएगी, तो एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स कौन सा हुआ? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये भी सॉफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट था ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि पोलैरिटी आने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एग्जाम्पल देखते हैं SO2 एंड अमोनिया, इसके एग्जाम्पल। तीसरा और लास्ट हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहां पर जो सॉलिड है वो इस तरह के एटम रखेगा जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो 3 ही एटम हो सकते हैं, F, O और N, और किसके साथ बनाएंगे? हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे। फोर्स कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, सबके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और यहां पर अच्छा एग्जांपल हमने लिया आइस का। तो आइस एक ऐसा सॉलिड है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये भी जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। जनरली दे आर वोलेटाइल लिक्विड या सॉफ्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर हो गया? तो ये हमने 3 मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़ा। अब दूसरा हमारे पास है आयनिक सॉलिड्स। यहां पर जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे वो आयंस होंगे, जैसा नाम से पता चल रहा है। सॉलिड का स्ट्रक्चर बनेगा वो आयन के जुड़ने से बनेगा, और आप सब लोग जानते हैं आयन के बीच कैसा फोर्स लगता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आयनिक सॉलिड हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आयनिक सॉलिड है वो अगर सॉलिड स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन अगर मॉल्टन स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एग्जाम्पल NaCl, KCl, NaNO3 और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तीसरा हमारे पास सॉलिड है मेटालिक सॉलिड। यहां पर डायग्राम भी देखते जाइए और मैं कुछ पॉइंट आपको समझाता जाता हूं, दोनों को साथ में समझेंगे। तो जो मेटालिक सॉलिड है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होता है वो मेटल आयन होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? कार्नेल बोलते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? कार्नेल या मेटल आयन। जैसे ये देखो, ये मेटल आयन है। अब मेटल आयन के चारों तरफ ये कुछ एक एरे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सी। और ये जो इलेक्ट्रॉन सी है वो किसकी वजह से है? फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी इस कार्नेल के चारों तरफ ये जो एरिया आपको दिख रहा है दे आर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन, है ना। तो
एक कार्नेल दूसरे कार्नेल से इसी फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्डेड होता है। दीज कार्नेल आर हेल्ड टुगेदर बाय सी ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अच्छा, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मॉल्टन स्टेट। अच्छा, ये मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। एल्यूमिनियम का आप एग्जांपल लेके चल सकते हैं। इनको पीट पीट के शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है और एक वायर में भी इनको फॉर्म किया जा सकता है। लस्टर नेचर के होते हैं, है ना, इनका कुछ ना कुछ अपना एक शाइनिंग होगी। एग्जाम्पल, जितने भी मेटल्स हमारे पास है, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, मरकरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे मेटल इसी कैटेगरी में आते हैं। लास्ट हमारे पास है कोवलेंट सॉलिड। जैसे नाम से दिख रहा है कि कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होंगे बच्चों, नॉन मेटल्स होंगे, क्योंकि नॉन मेटल ही कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो इन सॉलिड में नॉन मेटल एज ए कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे और नॉन मेटल किसके थ्रू बंधे होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। क्लियर? अच्छा, आगे देखिए, ये बड़े मॉलिक्यूल है, जेंट मॉलिक्यूल, जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, बड़े मॉलिक्यूल। दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे मे इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। मेल्टिंग से पहले डिकम्पोज भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है डायमंड एंड ग्रेफाइट। अच्छा, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। क्लियर? अब बच्चों यहां पर एक टेबल है जिसमें सारे टाइप के सॉलिड दिए हैं। देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड। दूसरा, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड में मैंने बोला मॉलिक्यूल्स होंगे, आयनिक सॉलिड में आयंस होंगे, मेटालिक सॉलिड में कार्नेल होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और कोवलेंट नेटवर्क में एटम्स होते हैं। इनका फोर्स दे रखा है, कौन कौन सा फोर्स इन सॉलिड पर काम करता है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो डिस्पर्जन फोर्स, लंडन फोर्स, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि आयनिक सॉलिड में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्डिंग होती है और कोवलेंट में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे हैं। तो पूरी टेबल से आपको सारे सॉलिड के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। इनकी फिजिकल नेचर क्या होता है ये भी पता चल जाएगा, कौन सॉफ्ट है, कौन हार्ड है, कौन ब्रिटल है, कौन मैलिएबल है, ठीक, कौन इंसुलेटर है, कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्लियर? और मेल्टिंग पॉइंट लास्ट में दे रखा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, किसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। क्लियर? तो एक टेबल में सारे सॉलिड का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस पार्टिकल का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। हम सब लोग जानते हैं जो क्रिस्टल है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पार्टिकल से मतलब या तो आयन होगा, या तो मॉलिक्यूल होगा, या तो एटम होगा। तो इन एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। एक डायग्राम यहां पे दिखा गया है जहां पर आपको ये जो है ना, ये वाला, दिस इज ए पॉइंट और दिस पॉइंट रिप्रेजेंट ए पार्टिकल, और पार्टिकल का मतलब या तो आयन, या तो मॉलिक्यूल, या तो एटम। तो इस तरह से कई सारे पॉइंट आपस में मिलके एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अब बात करते हैं बच्चों यूनिट सेल की। तो क्रिस्टल लैटिस में एक ऐसा पार्ट जो बार बार रिपीट होता है, या एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बार बार रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। क्लियर? तो यहां पर जो शेडेड एरिया है, जो आपको येलो कलर का एरिया दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो आप देखोगे कि ये यूनिट सेल बार बार रिपीट हो रही है और एक पूरे क्रिस्टल लैटिस को बना रही है। तो जैसे हमारी बॉडी क्रिस्टल लैटिस हो गई और हमारी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी होती है, उसको हम यूनिट सेल बोलेंगे। अब क्रिस्टल लैटिस की क्या खास बात है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, क्रिस्टल लैटिस के हर पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट बोलेंगे। हर लैटिस पॉइंट या लैटिस पोजीशन किसी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, यानी वहां पर एक पार्टिकल होगा जिसको या तो हम एटम, या तो मॉलिक्यूल, या तो आयन बोलेंगे, जैसा मैंने ऊपर डिस्कस किया था। हर एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और ताकि हम उसकी ज्योमेट्री को बना सकें या ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर सकें। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिट सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं।
तो जैसा हमने कहा था कि यूनिट सेल एक तरह का स्ट्रक्चर है जो पूरे क्रिस्टल लैटिस में रिपीट होता है और पूरे क्रिस्टल लैटिस को बनाता है। एक डायग्राम देखो तो इसमें बच्चों देखो कि सारे पार्टिकल मैंने 3D फॉर्म में अरेंज किए हैं। एक स्फीयर एक पार्टिकल की तरह काम कर रहा है। तो अगर इसका एक पोर्शन निकाला जाए तो वो इस तरह का कुछ आपको दिखेगा। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड यूनिट सेल और ये बार बार रिपीट होकर पूरे क्रिस्टल लैटिस को बनाता है। अब यूनिट सेल को आप जो है एक क्यूब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह मैंने एक क्यूब बनाया तो किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो क्यूब है वो एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल, और यही क्यूब बार बार रिपीट होकर पूरे क्रिस्टल लैटिस को बनाती है। अब बच्चों इस यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के या कैरेक्टराइज करने के हमारे पास दो तरीके हैं जो कि 6 पैरामीटर में काउंट होते हैं। तरीके दो ही हैं। इस यूनिट सेल में हर पार्टिकल के बीच एक डिस्टेंस होती है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लेंथ, एज लेंथ जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एज लेंथ एक पार्टिकल के दूसरे पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे एज लेंथ। और यहां पर एक एंगल बनता है ना, दो एज के बीच में एक एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल है ना। अब देखो एज लेंथ को हम एक्सियल लेंथ भी बोलते हैं, एक्सियल लेंथ, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास दो चीजें आ गई, एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल। देखिए बच्चों 3 टाइप की तो एज लेंथ होती है और 3 टाइप के एक्सियल एंगल होते हैं। तो कुल मिला के 6 पैरामीटर हो गए, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास एक यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में देखिए 3 एंगल बन रहे हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। दीज 3 एंगल आर कॉल्ड एक्सियल एंगल। क्या होंगे बच्चों? एक्सियल एंगल। क्लियर? अच्छा, यहां पर इस पॉइंट की 3 लेंथ है। देखो एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो एक हमारे पास ए, एक सी और एक बी, तो दैट इज कॉल्ड एक्सियल लेंथ। क्या होगी? एक्सियल लेंथ। तो कुल मिला के हमारे पास एक पार्टिकल पर 3 एंगल बनते हैं और 3 लेंथ बनती है। क्लियर? अब देखिए बच्चों, जो लेंथ और एंगल है वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कोई 2 सेम हो सकते हैं, एक डिफरेंट हो सकता है, 2 डिफरेंट हो सकते हैं। तो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल के बेसिस पर कुल मिला के हमारे पास इतने टाइप के यूनिट सेल बन के आती है या इतने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बन के आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यूबिक। तो क्यूबिक जो है मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम है। इसमें तीनों एज लेंथ तीनों बराबर होती हैं और तीनों एंगल भी बराबर होंगे। वो कितने होते हैं? 90 डिग्री। और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर, जिंक ब्लेंड, KCl, NaCl इसका एग्जाम्पल है। दूसरा होता है बच्चों टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में कोई 2 लेंथ एक जैसी होती है लेकिन तीसरी अलग होती है ना, लेकिन एंगल तीनों बराबर होते हैं 90 डिग्री पर, दैट इज कॉल्ड टेट्रागोनल। और एग्जाम्पल है यानी व्हाइट टिन, SnO2, TiO2n। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्थोरोम्बिक एंड रोम्बिक। यहां पर तीनों लेंथ अलग अलग होती है लेकिन एंगल तीनों बराबर होते हैं, वो भी 90 डिग्री पे होंगे। तो एग्जाम्पल आ गए रोम्बोक सल्फर, KNO3 एंड BSO4। चौथा हमारे पास है मोनोक्लिनिक। अगेन तीनों एज लेंथ डिफरेंट होती है, 2 एंगल 90 डिग्री पे, एक एंगल जो है 90 से डेविएट होता है, कौन सा? बीटा वाला। एग्जाम्पल मोनोक्लिनिक सल्फर, लेड क्रोमेट, Na2SO4, 10H2 है ना, 3 इसके एग्जाम्पल हो गए। हेक्सागोनल की बात करें तो 2 लेंथ बराबर होती है, एक लेंथ अलग होती है। 2 एंगल एक जैसे होते हैं, एक एंगल अलग होता है, और जो कितना होता है? 120 डिग्री। ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड एंड कैडमियम सल्फाइड इसका एग्जाम्पल है। रोम्बोहाइड्रल एंड ट्राइगोनल, तीनों एक्सियल लेंथ अगेन बराबर होती है, लेकिन बच्चों देखो यहां पर जो है अल्फा और बीटा और गामा एक दूसरे के बराबर होंगे लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होते हैं, है ना। एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट और HGS। लास्ट है हमारे पास ट्राइक्लिनिक। तीनों
लेंथ और तीनों एंगल अलग अलग होते हैं लेकिन 90 नहीं होंगे, दैट इज कॉल्ड ट्राइक्लिनिक, इट इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल। तो एग्जांपल K2Cr2O7, कॉपर सल्फेट, 5H2O, NH3BO3 बोरिक एसिड। तो बच्चों इसमें आपको याद रखना है कि मोस्ट सिमेट्रिकल कौन सा है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा है। क्लियर हो गया? तो ये टेबल आप ढंग से याद कर लीजिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कुल मिला के इस चैप्टर में आप 3 तरह की यूनिट सेल पढ़ते हैं। एक होती है प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल, इसको हम बोलते हैं बच्चों सिंपल क्यूबिक सेल, SCC। दूसरा हमारे पास है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और तीसरा हमारे पास है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड को हम FCC भी बोलते हैं और बॉडी सेंटर्ड को हम BCC भी बोलते हैं। इनके ये शॉर्टकट है, तो कई बार शॉर्टकट दिया होता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? अब देखो, अगर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं तो इसमें जो पार्टिकल होंगे यानी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो हमेशा कॉर्नर पे होते हैं। बस जिस कमरे में आप अभी बैठे हैं उसके हर कॉर्नर पे एक पार्टिकल को आप देख लीजिए, तो कितने कॉर्नर बनते हैं? 8 कॉर्नर बनते हैं। तो कितने पार्टिकल हुए इसमें? 8 पार्टिकल होते हैं। ठीक है, हर कॉर्नर पर एक पार्टिकल आपको मिलेगा। वहीं मैं फेस सेंटर्ड की बात करूं तो इसमें कॉर्नर पर तो होते हैं लेकिन फेस पर भी आपको पार्टिकल मिलेंगे। देखो ये फेस है, कमरे की 4 तो दीवारें हो गई, तो 4 फेस हो गए, एक सीलिंग हो गया और दूसरा फ्लोर हो गया। कुल मिला के कितने फेस हो गए? 6 फेस। 6 फेस और 8 कॉर्नर। क्लियर हो गया? तो 6 फेस पर 6 पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे और 8 कॉर्नर पर 8 पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? दूसरा हमारे पास है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर में कॉर्नर पर तो होते हैं लेकिन साथ में एक मिडिल पर होता है, यानी जिस कमरे में आप बैठे हैं 8 तो कॉर्नर पर हो गए, 8 पार्टिकल ऑन कॉर्नर और एक बिल्कुल मिडिल पर लटका होता है, 1 सेंटर पर। ठीक है भाई? तो इस तरह से कहां पार्टिकल होंगे इस आधार पर 3 हमारे पास सेल निकल के आती है। क्लियर हो गया? अब हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल आएंगे। तो ये मैंने तीनों टाइप की यूनिट सेल आपके सामने लिख दी है। अब इनमें कैलकुलेट करते हैं। देखिए बच्चों, जब भी हम क्रिस्टल की बात करेंगे तो एक यूनिट तो होगी नहीं, कई सारी यूनिट होंगी, यानी हर यूनिट एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में होगी। सपोज जिस कमरे में आप बैठे हैं उसके बगल में भी एक कमरा है, ऊपर भी एक कमरा है, आगे भी कमरा है, पीछे भी कमरा है। तो आप इस यूनिट सेल को एक रूम की तरह ले लीजिए और इसके चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह रूम है। तो बोलने का मतलब है ये जो कॉर्नर है वो 8 कमरों को शेयर करेगा। देखो 8 कमरे कैसे? एक तो इसके आगे हो गया, एक पीछे हो गया 2, एक दाएं हो गया और एक बायां हो गया 4, और 4 ऊपर होते हैं। तो जो एक पार्टिकल है उसका इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। ठीक है? तो इन ईच कॉर्नर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल इज 1/8। ठीक है? और टोटल पार्टिकल कितने हैं? 8 पार्टिकल हैं, तो 8 × 1/8 = 1। तो बोलने का मतलब है सिंपल क्यूबिक सेल में केवल एक ही पार्टिकल होगा। समझ में बात आ रही है? दिख रहा आपको 8 पार्टिकल, लेकिन बच्चों वो दूसरे क्यूबिक के साथ भी शेयर हो रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिए, सिंपल क्यूबिक सेल में हमेशा एक पार्टिकल होता है। अगर मैं फेस सेंटर्ड की बात करूं तो 8 तो कॉर्नर पर है। ठीक है? तो कॉर्नर की अगर हम बात करें तो 8 × 1/8 = 1। कॉर्नर पर एक पार्टिकल हो गया। अब देखिए बच्चों, टोटल मैंने कितने फेस बताए थे? 6 फेस बताए थे, 4 दीवारें, एक सीलिंग और एक फ्लोर। तो 6 तो इसके फेस हो गए। और जब मैं फेस की बात करूं तो हर फेस जो है एक दूसरे रूम से कनेक्ट होता है, तो एक फेस पर जो है आधा ही पार्टिकल होगा। ठीक है? टोटल पार्टिकल कितने आ गए? 3। तो फेस पर कितने पार्टिकल हो गए? 3, और कॉर्नर पर हो गया 1, यानी टोटल पार्टिकल कितने हो गए? 4। क्लियर? वहीं अगर मैं बॉडी सेंटर्ड की बात करूं तो कॉर्नर पर तो है, तो कॉर्नर पर कितने हो गए? 1/8 × 8 = 1, और एक पार्टिकल बिल्कुल सेंटर में है। तो बच्चों ये सेंटर वाला किसी के साथ शेयर नहीं करता है, तो 1 + 1 = 2। समझ में बात आ गई? तो बॉडी सेंटर में टोटल पार्टिकल 2 होंगे, FCC में टोटल पार्टिकल 4 होंगे और सिंपल क्यूबिक में टोटल पार्टिकल 1 होंगे।
समझ में बात आ गई? तो इसी तरह से हम हर यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पैकिंग ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल। देखिए बच्चों, जब भी हम किसी क्रिस्टल में पार्टिकल को पैक करते हैं तो हम पार्टिकल को एज ए स्फीयर यानी रिजिड स्फीयर काउंट करते हैं। ऐसा मानते हैं कि वो एक तरह का सॉलिड गोला है, पूरी तरह से भरा हुआ है ना। तो एक गोले को दूसरे गोले के साथ इस तरह से हम पैक करेंगे। पैकिंग इस तरह से होनी चाहिए कि उनके बीच मिनिमम गैप बने, इस तरह से पैकिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पैकिंग को हम बोलते हैं क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे? क्लोज पैकिंग। तो मिनिमम गैप होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां, ऐसे पॉसिबल नहीं है। क्लोज पैकिंग करनी पड़ती है। तो क्लोज पैकिंग के आधार पर 3 तरह की पैकिंग पॉसिबल है। नंबर 1, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो चलो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम 1, 2, 3 डायमेंशन में पार्टिकल को पैक करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। देखिए बच्चों, तो ऐसे रखा आपने ना पार्टिकल को, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बिल्कुल एक कतार बना दी। क्लियर? तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या ध्यान रखना है? CN यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है बच्चों कि एक पार्टिकल डायरेक्टली कितने पार्टिकल से कनेक्ट है, एक पार्टिकल डायरेक्टली कितने पार्टिकल से कनेक्ट है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एक पार्टिकल 2 ही पार्टिकल से कनेक्ट है, तो वो जितने नेबरिंग पार्टिकल से कनेक्ट होता है डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2। दूसरी हम डिस्कस करेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब एक लेयर बनानी है हमने। तो 2 तरीके से हम बात कर सकते हैं, ठीक है। पहला हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल के जस्ट ऊपर दूसरा पार्टिकल लगा देंगे, इस तरह की पैकिंग करेंगे, एक लेयर बनाएंगे। तो बच्चों अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिख रहा है आपको कि एक पार्टिकल 4 पार्टिकल से डायरेक्टली कनेक्ट है। देखिए डायरेक्टली कनेक्ट 4 पार्टिकल से कनेक्ट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। और इसका जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह का होता है? स्क्वायर बनता है ना, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक। दूसरा तरीका है, देखो 2 पार्टिकल के बीच में एक पार्टिकल रखा है ना, इस तरह की पैकिंग की। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो पार्टिकल है ना, उसमें एक पार्टिकल के चारों तरफ कितने पार्टिकल आपको दिख रहे हैं? 6। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होने वाला है वो कितना होगा? 6। और इस टाइप की पैकिंग को हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक। तो 2 तरह की पैकिंग हुई 2 डायमेंशनल में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि गैप किसमें कम है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में गैप कम है एज कंपेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसका मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही ज्यादा अच्छी पैकिंग होती है। तो इसी को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो चलिए बच्चों, तीसरा हम डिस्कस करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। सबसे पहले इसमें बात करते हैं स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। तो देखिए बच्चों, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि हम हर एटम को इस तरह से अरेंज करेंगे कि वो एक स्क्वायर के फॉर्म में आए। तो ऊपर और नीचे इस तरह हम स्क्वायर के फॉर्म में उसको लगाएंगे। तो जब हम उसको स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो हमें एक लैटिस मिलता है जिसका नाम है क्यूबिक लैटिस, यानी वो क्यूब की फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह हमें एक यूनिट सेल मिल जाती है। तो जब भी आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखोगे तो हमें जो लैटिस है वो क्यूब की फॉर्म में मिलता है। क्लियर? अब बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखिए बच्चों, हेक्सागोनल कैसे करेंगे? हमने जो है एक पार्टिकल बीच में रखा और उसके चारों तरफ 6 पार्टिकल लगे, हेक्सागोनल बना दिया है ना। तो देखो ये 6 पार्टिकल से कनेक्ट होगा। तो ये ऊपर वाली लेयर इस तरह की है ना, और ये नीचे वाली लेयर तो इस तरह हेक्सागोनल बनेगा ताकि गैप कम से कम रहे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लेयर और लगाएंगे। तो लेयर भी सेम होगी है ना, कि 2 पार्टिकल के बीच में इस तरह एक और इस तरह एक और इस तरह एक लगा दे। 3 इस तरह रख दिया हमने, 1 2 3 है ना। अब आप देखोगे जो नीचे वाली लेयर है उसको अगर मैं ए बोलूं और जो ऊपर वाली लेयर है उसको बी बोलूं तो ए और बी अलग अलग है, ठीक है। और जब बच्चों मैं इसके ऊपर एक लेयर और लगाऊंगा तो मैं बिल्कुल जो पहली लेयर है वो तीसरी लेयर के जैसे हो जाएगी, यानी उसके पार्टिकल भी ऐसे आएंगे एकदम, ये इसके ऊपर, ठीक है। जैसे देखो ना, दिख रहा है ना आपको, ये इसके ऊपर,
फिर ये इसके ऊपर इस तरह से। तो ये हरी वाली बॉल आपको तीसरी लेयर दिख रही है, सी वाली लेयर। तो आप देखोगे कि ए और सी बिल्कुल एक जैसे हैं। तो यहां पे जब आप इसकी पैकिंग करते जाओगे तो आपको ये हेक्सागोन बनता हुआ दिखेगा, जिसमें मिडिल लेयर जो है अलग होगी और अपर और लोअर लेयर एक जैसी होगी। यानी अपर लेयर को अगर मैं बी नाम देता हूं, मिडिल लेयर को अपर लेयर को मैं सी नाम देता हूं, मिडिल लेयर को बी देता हूं, तो नीचे वाली लेयर क्या होगी, ए। तो ए और सी एक जैसी होगी, तो उसको मैं बोलता हूं ए बी ए। कैसा अरेंजमेंट होगा, ए बी ए, इस तरह से, ये बी ये ए, है ना। क्लियर हो गया। तो एक हेक्सागोन बन रहा है, दैट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसलिए हम इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, या हम बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वॉइड्स। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, किसी तरह भी पार्टिकल को पैक कर लीजिए, लेकिन उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप बनेगा ही। चाहे आप ऐसी पैकिंग करो, कितनी भी क्लोज पैकिंग आपने की है, लेकिन वो एक स्पेयर है तो इसके स्पेयर के बीच में तो गैप बनेगा ही, है ना। लेकिन कोशिश ये करनी है कि मिनिमम गैप हो। तो मिनिमम गैप आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ही देखने को मिलेगा। इसलिए हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ही यहां पर लेते हैं। क्लियर। तो जो गैप है, दैट गैप इज कॉल्ड वॉइड, यानी उस खाली स्थान को हम क्या बोलेंगे, वॉइड्स बोलेंगे। क्लियर। अब देखिए बच्चों, वॉइड्स कितने टाइप के होते हैं। तो वॉइड्स जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो डायग्राम है, ये एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का डायग्राम है। ये नीचे वाली लेयर, ये ऊपर वाली लेयर, है ना। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो है टी और ओ कुछ सिंबल लिखे हैं। ये टी लिखा है और ये ओ लिखा है ना। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल इसको हमने क्यों कहा, देखो जो टी है वो वॉइड कितने स्फीयर से कनेक्ट है, यानी कितने पार्टिकल से कनेक्ट है, 4 पार्टिकल से। देखो एक नीचे और 3 ऊपर हो गए ना। तो ये जो वॉइड है वो 4 पार्टिकल से मिलकर बन रहा है, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर मैं ओ की बात करूं तो जो ओ वाला वॉइड है वो 6 पार्टिकल से मिलकर बन रहा है। देखो 3 तो नीचे दिख रहे हैं आपको और 3 ऊपर है, 6 पार्टिकल है ना इस वॉइड के चारों तरफ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 पार्टिकल, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 6 पार्टिकल, 3 नीचे 3 ऊपर, है ना। अब देखिए बच्चों, कई बार जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड काउंट करने के लिए आता है। तो अगर किसी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में या किसी क्रिस्टल में n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, जो स्पेयर है वो पार्टिकल हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, यानी n होंगे। लेकिन जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो जस्ट डबल हो जाएंगे, 2n होगा। क्लियर। अगर यहां पर 5 पार्टिकल हैं तो 5 ही इसके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, लेकिन 10 इसके पास टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर में कुछ और चीजें। देखो बच्चों, तो जब भी हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की लेयर बनाएंगे, आपने पहली लेयर बनाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो जब आप तीसरी लेयर बनाओगे तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है। ध्यान रखिए, है ना, तीसरी लेयर में। अब मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले हमारे पास हम कवर करेंगे तीसरी लेयर में टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो 2 लेयर मैंने ऑलरेडी बना रखी है, 2 लेयर दोनों के लिए सेम रहेंगी, लेकिन तीसरी लेयर में डिफरेंस आएगा। ठीक, तो अगर हम तीसरी लेयर बनाने के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं, यानी हमने केवल जो स्पेयर है वो टी के ऊपर लगाना है, केवल टी के ऊपर, तो आप देखोगे कि जो थर्ड लेयर है वो बिल्कुल फर्स्ट के जस्ट ऊपर आ रही है ना। देखो ये है ना, देखो बिल्कुल इसके ऊपर ही आ रही है, मतलब जो तीसरी लेयर है वो पहले के जैसे होगी। ठीक है, ऐसे होगा। देखो ये वाली पहली लेयर, जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, दूसरी लेयर ये जो ऊपर है, और तीसरी लेयर बिल्कुल पहले के जैसे, एकदम सेम टू सेम। फिर जो चौथी लेयर होगी वो दूसरे के जैसे होगी। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ए बी ए बी ए बी करके। तो आप लेयर बढ़ाते बढ़ाते जाओ
तो पहली और तीसरी, दूसरी और चौथी बराबर होती जाएंगी। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ पैकिंग करने का, जहां पर हम केवल टेट्राहेड्रल वॉइड्स को पैक कर रहे हैं। तो बच्चों जब आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको हेक्सागोनल टाइप की पैकिंग मिलेगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दैट इज कॉल्ड HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना। हेक्सागोन बन रहा है, देखो 6 3 6 हो रहा है ना, ये 6 3 6 फिर 3 6 इस तरह से। क्लियर। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करता हूं, तो ये मैंने 2 लेयर तो ऑलरेडी बना रखी, ये पुरानी ये नई वाली। ठीक है, अब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब इसके ऊपर मैंने पार्टिकल लगाना है। तो जब बच्चों मैं इसके ऊपर पार्टिकल लगाऊंगा तो आपको दिख रहा होगा कि जो तीसरी लेयर है वो पहली और दूसरी से अलग है, दिख रहा है ना, वो पहली के ऊपर आ रहा है ना वो दूसरी के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब जो तीसरी लेयर होगी वो पहली और दूसरी से अलग होगी। तो वो कैसे दिखेगी आपको, ऐसे देखो, ये पहली, ये दूसरी, ये देखो तीसरी, तीसरी थोड़ा सी अलग है, और जब आप चौथी लेयर बनाओगे तो वो पहली के बराबर हो जाएगी। तो ये जब आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हो। ठीक है, और इस टाइप की पैकिंग को हम बोलते हैं क्यूबिक पैकिंग, यानी CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये क्यूब जैसा बनता है। तो क्यूब जैसा कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा, देखो बच्चों। ठीक है, यहां पर देखो बीच में 6 पार्टिकल, फिर 6 पार्टिकल, इस तरह से। तो कभी आपको अगर ऐसे टर्म्स मिले कि HCP क्या होता है, तो वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हुआ, और CCP क्या हुआ, वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग हुआ। CCP में जो है 3 लेयर अलग होती है, ABCA इस तरह बनेगा, जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में AB इस तरह का पैटर्न बनेगा। क्लियर। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अभी आपने ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ा होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वो वॉइड्स होते हैं जिसके चारों तरफ 6 पार्टिकल होते हैं, और टेट्राहेड्रल के चारों तरफ 4 पार्टिकल होते हैं। तो अब इनके साइज का कैलकुलेशन करेंगे। मान लिया जाए कोई क्रिस्टल किसी एक पार्टिकल से बना है, और उस पार्टिकल का रेडियस हम मान ले R है, और वो एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर है। तो दोनों वॉइड्स का रेडियस देखिए, पहले हमारे पास है रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू 0.225 और R क्या है, रेडियस ऑफ पार्टिकल जिससे वो क्रिस्टल बना है। और अगर हम रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करें तो 0.414 R। क्लियर। अब देखिए आगे, जनरली आयनिक सॉलिड में ऐसा देखने को मिलता है कि जो बिगर आयन होता है, यानी जो एनायन होता है, वो क्लोज पैक स्ट्रक्चर को बनाता है, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो होते हैं। और जो स्मॉलर आयन होता है, यूजुअली कैटायन, वो वॉइड्स के अंदर ऑक्युपाई होता है। तो वॉइड्स के अंदर क्या जाएगा, कैटायन, और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो लैटिस बनाएंगे वो कौन बनाएंगे, एनायन। तो इस तरह से हम उस कैटायन का रेडियस मालूम कर सकते हैं। तो अगर बच्चों कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड्स में फिलअप होता है तो उस कैटायन का रेडियस होगा 0.25 R माइनस मतलब रेडियस ऑफ एनायन। और अगर वो कैटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में फिलअप होता है तो उसका रेडियस होगा 0.414 R माइनस। तो इस तरह से हम कैटायन का रेडियस टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के रेडियस की मदद से निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर हमारे पास कोई आयन छोटा है तो वो हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ही फिलअप होगा, और अगर जो है आयन बड़ा है तब जाके वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाएगा, है ना। और सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कभी भी फिलअप नहीं होते। क्लियर हो गया। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो जनरली हमारे पास एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों टाइप के टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। सपोज मान लिया जाए कि वो जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर है वो CCP टाइप का है, और आपको पता है CCP टाइप FCC टाइप का होता है, यानी फेज सेंटर्ड। तो अब हमने FCC के अंदर इन वॉइड्स को लोकेट करना है कि कहां ये वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स का लोकेशन। अब देखिए बच्चों, CCP स्ट्रक्चर हमने लिया है जो कि FCC टाइप का लैटिस है, और आपको पता होना चाहिए कि FCC के अंदर टोटल पार्टिकल कितने होते हैं, 4 पार्टिकल होते हैं, है ना।
4 पार्टिकल होते हैं। अब देखिए FCC को जब आप बनाओगे तो इस तरह से बनाओगे, है ना, ये पूरा के पूरा क्यूब और 8 पार्टिकल कॉर्नर पर आ जाएंगे, 4 ऊपर 4 नीचे, और बाकी 6 पार्टिकल फेस पर आ जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से हमने FCC बना लिया। अब देखिए ये जो पूरा FCC का क्यूब है इसको हमने 8 छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक क्यूब एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। इस तरह से अगर आप एक क्यूब के अंदर आप देखोगे, इस तरह से पार्टिकल को कनेक्ट करोगे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, और इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बीच में एक वॉइड होगा। 4 पार्टिकल के बीच में एक वॉइड होता है। तो अब इस FCC के अंदर टोटल कितने क्यूब है? 8 क्यूब है ना। तो इसका मतलब हर क्यूब के अंदर एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा, है ना। तो अब देखते हैं बच्चों, देखो तो पहली लाइन मैंने लिखी है देयर इज ए 1 टेट्राहेड्रल वॉइड इन स्मॉल क्यूब, और कितने स्मॉल क्यूब है? 8 स्मॉल क्यूब है ना। तो टोटल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होने चाहिए? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होने चाहिए, है ना। हम लोग जानते हैं कि CCP स्ट्रक्चर में टोटल कितने एटम होते हैं, तो इसका मतलब टोटल वॉइड कितने हुए इसमें? ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम, ये तो बात। तो बच्चों टोटल वॉइड इसके अंदर आएंगे 8, और अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू 2n, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो FCC में आप देखोगे कि नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आते हैं 4, तो इसका मतलब इसके अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो डबल हो जाएंगे, यानी 8। तो ये प्रूव हो गया, है ना। तो इस तरह से हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स का लोकेशन पता करेंगे, और ये भी प्रूव हो गया कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल के जस्ट डबल होते हैं। क्लियर? चलिए बच्चों अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अगेन हमने एक FCC टाइप का लैटिस लिया है, ठीक है, और उसका अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से आपको बनेगा, है ना। 8 पार्टिकल कॉर्नर में और बाकी 6 पार्टिकल फेस में। तो अब ये देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां पर होता है। तो अगर बच्चों इन 6 पार्टिकल को जो कि फेस में कनेक्ट है आपस में मैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता हूं, तो उसका जो वॉइड है वो बिल्कुल बीच में होगा, है ना। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इस पूरे लैटिस के सेंटर में प्रेजेंट होगा, इस पूरे क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट होगा। क्लियर? अब देखो और भी वॉइड्स होते हैं। एक दूसरा ऑक्टाहेड्रल इस तरह से बनेगा, 2 पार्टिकल दूसरे क्यूब के और बाकी 4 पार्टिकल ये जो एग्जिस्टिंग क्यूब है। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इस एज पे प्रेजेंट होगा। तो इसी तरह जो है हर एज का बनेगा। तो टोटल इस क्यूब पर 12 एज होते हैं। तो बोलने का मतलब यह है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 2 जगह प्रेजेंट होगा, एक तो हर एज पर और दूसरा सेंटर ऑफ क्यूब। क्लियर? तो अब कैलकुलेट करते हैं। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बॉडी सेंटर में है तो उसको हमने 1 दे दिया, और 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हर एज पे प्रेजेंट है, और एक एज जो है 1/4 के बराबर है, यानी जो एक एज है वो 4 क्यूब से कनेक्ट है। तो हो जाएगा 12 इंटू 1/4 इक्वल टू 3। तो टोटल वॉइड्स कितने हुए? 4 हुए। तो FCC में टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं, है ना। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन। तो FCC के अंदर टोटल पार्टिकल कितने प्रेजेंट होते हैं? 4। तो वॉइड भी कितने हैं इसके अंदर? 4 ही हैं। तो प्रूव हो गया। तो जितने पार्टिकल होते हैं उतने ही वॉइड्स होते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल में जितने पार्टिकल होते हैं उसके डबल वॉइड्स होते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं रेडियस रेशियो रूल। तो देखो बच्चों हमारे पास किसी भी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए कैटायन और एनायन का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, यानी कैटायन शुड बी सराउंडेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन, ठीक, और वाइस वर्सा। एक एनायन के चारों तरफ कई सारे कैटायन होते हैं, उसी तरह एक कैटायन के चारों तरफ कई सारे एनायन होते हैं। तो बच्चों यहां पर एक चीज निकल के आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ अपोजिट चार्ज आयन सराउंडेड बाय द ईच आयन। जैसे आपने NaCl में देखा होगा कि एक सोडियम के चारों तरफ 6 Cl होते हैं और हर Cl के चारों तरफ 6 Na होते हैं। तो इसका मतलब जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। तो बच्चों अब हम रेडियस रेशियो की मदद से
कोऑर्डिनेशन नंबर को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो रेडियस रेशियो का मतलब होता है द रेडियस ऑफ केटायन बाय द रेडियस ऑफ एनायन। और आपको मालूम होना चाहिए कि रेडियस ऑफ केटायन अगर वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को फिलअप करता है तो 0.225 आर माइनस, और अगर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को फिलअप करता है तो 0.414 आर माइनस। ऐसा होता है, अभी आपने पढ़ा। अब देखिए बच्चों, अगर रेडियस रेशियो बढ़ेगा इसका मतलब केटायन का साइज भी बढ़ेगा। सीधी सी बात है ना, अगर केटायन का साइज बड़ा होगा तभी जाके रेडियस रेशियो बड़ा होगा, है ना। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होगा। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर और रेडियस रेशियो और साइज ऑफ केटायन के बीच रिलेशन है। अब देखो, एक टेबल है जो कि रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के बीच रिलेशन सेटअप करती है। तो बच्चों, अगर रेडियस रेशियो इसके बीच रहता है 0.155 माइनस 0.225 तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा और वो जो स्ट्रक्चर होगा वो प्लैनर ट्रायंगुलर होगा। और आपने B2O3 एग्जाम्पल से इसको समझना है। अगर रेडियस रेशियो थोड़ा सा बढ़ गया 0.225 माइनस 0.414 तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। ठीक है, ZNS इज राइट। 0.414 से लेकर 0.732 तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ गया, तो ये ऑक्टाहेड्रल कहलाएगा, जैसे रॉक सॉल्ट। और अगर रेडियस रेशियो इतना ज्यादा हो गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 हो जाता है, दिस इज बॉडी सेंटर क्यूबिक, सीजियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर के बीच एक रिलेशन सेटअप करते हैं। क्लियर? तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ। पहले आपको दोनों चीजें मालूम होनी चाहिए कि दोनों चीजें होती क्या है। जब भी हम क्रिस्टल में एटम को पैक करते हैं तो दोनों को बिल्कुल इस तरह से पैक करते हैं कि दोनों के बीच मिनिमम गैप रहे। तो इस तरह से मैंने दो पार्टिकल लिख दिए। अब देखो, एक पार्टिकल का सेंटर और दूसरे पार्टिकल का सेंटर, इनके बीच की डिस्टेंस को हम बोलेंगे एज लेंथ, जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा। और एक पार्टिकल का सेंटर और उसका एज, इसको मैं बोलूंगा रेडियस, है ना। तो बच्चों, एज लेंथ और रेडियस से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे हर किसी इंडिविजुअल यूनिट सेल के लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए, जब इस यूनिट सेल को आप किसी एक फेस की तरफ से देखोगे तो 4 एटम इस तरह से आपको अरेंजमेंट में दिखेंगे, है ना। तो एक एटम का सेंटर और ये इसका एज रेडियस हुआ, और 2 एटम के बीच की डिस्टेंस क्या हुई, एज लेंथ। तो फॉर्मूला क्या बना, A इक्वल टू 2R, ये तो हुआ ना। तो रेडियस कैसा होगा, रेडियस इक्वल टू A/2। तो रेडियस और एज लेंथ सिंपल क्यूबिक सेल के लिए इस तरह से निकालेंगे। अब दूसरी यूनिट सेल हमारे पास FCC। यहां पर फेस में और कॉर्नर दोनों पर एटम लगे होते हैं। तो जब आप इसको किसी एक फेस की तरफ से देखोगे तो इस तरह का आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, है ना। तो यहां पर देखो, 2 एटम के बीच की डिस्टेंस एज लेंथ, ठीक है। और यहां पर जो बच्चों बीच वाला डिस्टेंस है, ये जो डायगोनल बन रहा है, ये हुआ 4R, क्योंकि 1R 2R 3R एंड 4। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, 4R जो डिस्टेंस है वो हम FD मान सकते हैं, ये पूरी डिस्टेंस FD हुई। तो FD स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये तो होगा। और FD क्या है, 4R का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखिए बच्चों, तो अब जो फॉर्मूला हमारे पास आया कि 4R का होल स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, है ना। तो A बराबर क्या हो जाएगा, एज लेंथ क्या हो जाएगा, एज लेंथ यहां पर हो जाएगा 4R बाई √2। तो ये आप एज लेंथ BFCC के लिए काउंट करते हैं। और बच्चों, कई बार इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A इक्वल टू 2√2R, ठीक है। अब इसके लिए अगर मुझे रेडियस पता करनी हो तो कैसे करेंगे, तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा √2A/4। तो ये इसके लिए रेडियस काउंट होगी और ये इसके लिए एज लेंथ काउंट हो गई, है ना। या इसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू A/2√2, ठीक है। तो बहुत सारे लिखने के तरीके हैं, बस आपको ध्यान रखना कि
एफसीसी के लिए एज लेंथ और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी यूनिट सेल बीसीसी के लिए। ठीक, जब आप इसको एक फेस की तरफ से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, एक सेंटर में और इस तरह से, है ना। तो देखो बच्चों, यहां पर पहले हमें इस एंगल के लिए वैल्यू निकालनी है। एक एंगल ये रहा और उसके बाद दूसरा एंगल ये बनेगा, दो एंगल बन रहे हैं ना। तो जब आप इस एंगल को कैलकुलेट करोगे तो ये जो बीच की वैल्यू आएगी वो आएगी √2a। ठीक है, कैलकुलेशन करके आता है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक, तो अब हमारे पास जो BD है वो 4R हुई, क्योंकि बीच की 4R होती है, 3 एटम लगे होते हैं अगर। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, BD स्क्वायर इक्वल टू FD स्क्वायर। FD स्क्वायर मतलब ये वाला n प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो BD स्क्वायर अगेन 4R का हर स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, हमारे पास 4R का होल स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर आया, तो जो a हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 4R बाई √3। ये हमारे पास BCC के लिए एज लेंथ हो गई। ठीक है, और अगर इसी में आपको रेडियस निकालनी है तो रेडियस कैसे निकालोगे, √3 इंटू a/4। तो इस तरह से आप हर किसी यूनिट के लिए एज लेंथ और रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करोगे। और बच्चों, इसी से इस बार नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर हो गया। चलो, तो अब मैं आपको एक सिंपल टेबल लिख के दे रहा हूं, बस इतना ही आपको याद रखना है। सिंपल क्यूबिक सेल के लिए रेडियस a/2, एफसीसी के लिए r इक्वल टू √2a/4 और बीसीसी के लिए √3a/4। ये रेडियस का फॉर्मूला है और ये तीनों के लिए एज लेंथ का फॉर्मूला है ना। तो बस आप इसी को नोट कर लीजिए। अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, अगर किसी को सिंपल याद करना हो तो एज लेंथ और रेडियस का फॉर्मूला आप देख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी। इसका मतलब किसी क्रिस्टल में जो पार्टिकल है वो कितना अच्छी तरह से पैक हो सकते हैं, कितने % तक वो पैक हो सकते हैं। कुछ ना कुछ उसमें गैप बनेगा, लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ, इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। ठीक, तो परसेंटेज में हम इसको काउंट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला आता है वॉल्यूम ऑफ एटम, जितने भी एटम वहां पर है उनका वॉल्यूम निकालेंगे बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आएगी। तो PE इक्वल टू हो गया n मतलब नंबर ऑफ एटम उस यूनिट सेल में कितने हैं। एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है 4/3πr³ बाई यूनिट सेल का, यानी यूनिट सेल क्यूब होती है उसका वॉल्यूम a³ हो गया। ठीक है, इनटू 100। तो अब बच्चों, जब हम तीनों सेल के लिए देखते हैं, सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए और एफसीसी के लिए, तो सिंपल के लिए 52% एफिशिएंसी आएगी, बॉडी सेंटर्ड के लिए 68% एंड फेस सेंटर्ड के लिए 74% एफिशिएंसी आती है। यानी फेस सेंटर्ड कम से कम गैप रखता है जब पार्टिकल उसमें फिलअप होते हैं, और सिंपल क्यूबिक सेल में मैक्सिमम गैप होता है। तो आपने क्यूब देखा होगा, है ना। अब ये 52%, 68% एंड 74% कैसे आया, इसको देखते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन में नहीं जाना है तो सिंपल आप याद कर लीजिए कि किस सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। तो बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का कैलकुलेशन। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, और ये फॉर्मूला मैंने लिखा है। ठीक, तो अब आपको बच्चों R भी मालूम है, A भी मालूम है, तो आसानी से किसी भी सेल के लिए आप पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो A की वैल्यू क्या है यहां पर 2R है। सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, एक ही होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है 4/3πr³ आएगा, है ना, क्योंकि n की वैल्यू यहां पर 1 है। 8r³, तो a³ क्या है हमारे पास 2r का क्यूब हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा बच्चों 8r³ इंटू 100। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 52.4%। तो इसी तरह हर सेल के लिए हम निकालेंगे। एफसीसी के लिए हम निकालते हैं, तो एफसीसी के लिए a क्या होता है 2r√2। ठीक, तो एफसीसी में टोटल एटम कितने होते हैं, 4 एटम होते हैं। तो हमने ऊपर लिखा 4 इंटू 4/3πr³ इंटू 100, और नीचे जो है a³ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2r का क्यूब। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये इस तरह से आपको दिखेगा, और लास्ट में आपको वैल्यू कितनी निकालनी है 74%। ठीक, आगे बीसीसी के लिए
4r बाई √3, ठीक है। BCC में कितने एटम होते हैं? 2 एटम होते हैं, तो हो जाएगा 2 × 4/3 πr³ × 100 बाई 4 बाई √3 r का क्यूब, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेशन करके आ जाएगा 68%। तो बोलने का मतलब पैकिंग एफिशिएंसी सबसे अच्छी किसकी है? FCC की, उसके बाद किसकी है? BCC, और लास्ट में किसकी आती है? सिंपल क्यूबिक की, है ना। तो इस तरह से क्लियर हो गया। ये आपका 74% हुआ, ये आपका 68% हुआ, ये आपका 52.4% हुआ, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। बस इसमें आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है और किसी भी सॉलिड की आप डेंसिटी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, जो एक यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही पूरे सॉलिड की डेंसिटी होगी। तो अगर हम एक यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल लें तो हम सॉलिड की डेंसिटी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वही रेप्लिकेट हो जाएगा आगे। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला है ρ = Z × m बाई a³ × Na। अब यहां पर सबका मतलब क्या है? देखो Z का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। उस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने? A का मतलब एज लेंथ इन पिकोमीटर, ρ का मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड, m का मतलब मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम पर मोल, और Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो सारी चीजें आपको दी होंगी, बस आपको फॉर्मूला में चीजें पुटअप करनी है और आसानी से आप डेंसिटी निकाल सकते हो। तो क्लियर हो गया। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन का मतलब डिफेक्ट भी होता है। आज हम सॉलिड के डिफेक्ट पर डिस्कस करेंगे। कोई भी सॉलिड 100% परफेक्ट नहीं होता है, कुछ हद तक उसमें डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं। तो डिफेक्ट का मतलब यह होता है बच्चों कि अपने रेगुलर अरेंजमेंट से थोड़ा सा डेविएट होता है। इरेगुलरिटी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। क्लियर। दो तरह का हम यहां पर डिफेक्ट डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट डिफेक्ट, नंबर 2 लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है जब इरेगुलरिटी या डेविएशन किसी एक पॉइंट पे होता है या किसी एक एटम या किसी एक आयन पे होता है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पर आपको एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां पर एक आयन मिसिंग है ना। तो एक पॉइंट मिसिंग होने से पॉइंट डिफेक्ट आता है। लाइन डिफेक्ट की बात करें तो पूरी की पूरी लाइन में इरेगुलरिटीज आती है, पूरी की पूरी रॉ में इरेगुलरिटीज आती है, दैट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक एक्स्ट्रा लाइन यहां पर आ चुकी है, दिख रहा है आपको, है ना। तो पूरी लाइन अगर एक्स्ट्रा हो या डेविएट हो, दैट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। अब बच्चों हम यहां पर मोस्टली पॉइंट डिफेक्ट पर ही डिस्कस करने वाले हैं, लाइन डिफेक्ट पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप का होता है। मोस्टली पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप का होता है। एक होता है स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, दूसरा होता है इंप्योरिटी डिफेक्ट और तीसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। अब जो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है वो 4 टाइप का होता है। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट, है ना। वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, स्कॉटकी एंड फ्रैंकेल, खासकर इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्कॉटकी एंड फ्रैंकेल से। जो तीसरे नंबर का डिफेक्ट है नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, वो भी 2 टाइप का होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। तो बच्चों इन सारे डिफेक्ट को हम एग्जांपल से समझते हैं। आपको ध्यान रखना है कि क्या खास बातें किस डिफेक्ट में होती हैं और वो जो डिफेक्ट है वो किसकी वजह से हो रहा है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट डिफेक्ट के पहले 2 पार्ट। पहला वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट जैसे नाम से दिख रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल अपने लैटिस से एब्सेंट हो जाएगा या वैकेंट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। अच्छा, जब पार्टिकल निकल जाता है तो जो क्रिस्टल है उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, ध्यान रखें ना। तो सब्सटेंस की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा तब होता है जब हम किसी क्रिस्टल को हीट करते हैं, हीट करने से वैकेंसी डिफेक्ट आ जाता है। अब देखिए एग्जांपल, यहां पर देखिए ये सारे अरेंजमेंट एक परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, लेकिन यहां से देखिए ये पार्टिकल गायब हो गया है, ये भी ठीक है, यहां पे ये पार्टिकल गायब हो गया। तो लैटिस पॉइंट से किसी एक पार्टिकल का वैकेंट हो जाना, दैट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब देखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में एक एक्स्ट्रा पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाता है। इंटरस्टिशियल साइट का मतलब वो साइट जो
दो पार्टिकल या दो से ज्यादा पार्टिकल के बीच का एरिया होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टेशियल एरिया, है ना। ये जो पार्टिकल है ये तो इसका लैटिस पॉइंट होगा जहां पर सारे पार्टिकल अरेंजमेंट है, और ये जो बीच का एरिया आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टेशियल एरिया। तो देखो एक एक्स्ट्रा पार्टिकल इंटरस्टेशियल एरिया में आ गया है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, और एक एक्स्ट्रा पार्टिकल के आने से उस सब्सटेंस की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी कम हो जाती है और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में डेंसिटी बढ़ जाती है। अब देखिए बच्चों, ये जो दोनों डिफेक्ट है ये नॉन आयनिक सॉलिड के द्वारा शो किए जाते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड्स। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फ्रैंकल एंड स्कॉट के डिफेक्ट। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार फ्रैंकल और स्कॉट के डिफेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले दोनों का एक कंपैरिजन कर लेते हैं। अच्छा, डायग्राम भी मैं साथ में ले आता हूं, है ना। तो बच्चों देखो, स्कॉट के डिफेक्ट में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस पॉइंट। अब आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, देखो यहां से ये कैटायन गया, यहां से ये एनायन आया, तो पूरे लैटिस में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट। तो यहां पर बच्चों डेंसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि आयन कम हो गए हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी, उतने ही प्लस और उतने ही माइनस गायब हो गए। क्लियर। और ऐसा किस टाइप के सॉलिड्स में होता है? हाईली आयनिक कंपाउंड हैविंग कैटायन एंड एनायन आर सिमिलर साइज। और एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, NaCl, CaCl, KCl और AgBr। ठीक है, तो हाईली आयनिक कंपाउंड होते हैं, एस ब्लॉक के कंपाउंड मोस्टली। ठीक, और दूसरा साइज सिमिलर होना चाहिए। वहीं अगर हम फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो यहां पर बच्चों क्या होता है कि कोई एक आयन मिसिंग हो जाता है, और मोस्टली कौन सा आयन होता है? कैटायन होता है, फ्रॉम द लैटिस साइड, और कहां पहुंच जाता है? इंटरस्टेशियल साइड में, यानी लैटिस साइड से वो इंटरस्टेशियल साइड में आ जाता है। देखिए यहां पर मान लीजिए कैटायन था तो वो इधर पहुंच गया इंटरस्टेशियल साइड में, तो अपने मेन अरेंजमेंट से वो दूसरी जगह आ गया है। तो यहां पर बच्चों डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगी, यानी डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आयन अपनी एक जगह से निकल के दूसरी जगह गया है। और ऐसा उन कंपाउंड में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है और उनके बीच साइज का डिफरेंस ज्यादा होता है, लार्ज डिफरेंस इन साइज। फॉर एग्जांपल AgI, ZnS, AgCl एंड AgBr। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो फ्रैंकल और स्कॉट के डिफेक्ट होता है वो मोस्टली आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो AgBr है, देखो AgBr दोनों में आ रहा है, यहां भी और यहां भी, तो AgBr शो बोथ फ्रैंकल एंड स्कॉट के डिफेक्ट। क्लियर। तो इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब बात करते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट्स। तो डायग्राम आपके सामने है। तो देखिए बच्चों, इंप्योरिटी मतलब किसी कैटायन की इंप्योरिटीज किसी दूसरे क्रिस्टल में आ जाना, दैट इज कॉल्ड इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब देखो हम क्या करते हैं, NaCl के साथ SrCl2 मिलाते हैं और उन दोनों को क्रिस्टलाइज करते हैं। क्लियर। तो होता क्या है बच्चों कि जो सोडियम आयन है वो Sr आयन के थ्रू रिप्लेस हो जाता है। क्या बोला मैंने? Sr आयन के थ्रू रिप्लेस हो जाता है। Sr आयन विल रिप्लेस सम सोडियम आयन, और कितने सोडियम आयन को? 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा एक Sr आयन। ठीक, तो होगा क्या बच्चों, एक Sr आयन तो उसकी साइट में बैठ गया, जहां वो सोडियम होना चाहता वहां Sr आ गया, और दूसरे सोडियम का जो स्पेस है वो वैकेंट हो गया। तो एक Sr आयन तो उसकी जगह में खुद आ गया, लेकिन जो दूसरा सोडियम यहां पर होना चाहिए था उसकी जगह क्या होगी? वैकेंट हो गई है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कैटायनिक वैकेंसीज हुई है, कितने नंबर ऑफ कैटायन मिसिंग हुए हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ Sr2+ आयन पे। ये तो आना, इसके एग्जांपल है SrCl2, CdCl2 एंड AgCl। ये इंप्योरिटी करते हैं क्रिस्टल के अंदर। क्लियर हो गया। अब तीसरे टाइप का हमारे पास है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक में फर्क पड़ता है, यानी कैटायन और एनायन या दो पार्टिकल के बीच का जो रेशियो है वो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है।
दो तरह से इसको हम क्लासिफाई करते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। तो बच्चों यहां पर एक कोई कैटायन एक्सेस में आ जाएगा, ठीक, और यहां पर कोई कैटायन कम हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें दो तरीके से हम बताएंगे इसको। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। देखिए जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो दो तरीके से हो जाएगा। अगर कोई एनायन मिसिंग हो गया है तो कैटायन बढ़ जाएगा, और दूसरा खुद एक एक्स्ट्रा कैटायन आ गया है, तो एक कैटायन एक्स्ट्रा आ गया है तो भी मेटल एक्सेस हो गया, और दूसरा एनायन कम हो गए तो भी मेटल एक्सेस हो गया, है ना। तो पहले बात करते हैं मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। अब पहले डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो डायग्राम को भी साथ में चलाते हैं और इधर मैं टेक्स्ट भी लिखता जाता हूं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, जब हम सोडियम क्लोराइड को बनाते हैं तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तब जाके हमारे पास सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल बनता है। तो बच्चों देखो, सोडियम क्लोराइड के बनने के केस में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जाके कहां बैठ जाता है, जहां पर Cl है। इट ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ एनायनिक साइट। एनायनिक साइट पे बैठ जाता है। देखो यहां पर होना क्या चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था Cl, लेकिन जो सोडियम के थ्रू इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है वो Cl की जगह में यहां पर आ जाता है। तो बच्चों क्या हुआ, एक Cl आना था लेकिन Cl कम हो गया, तो सोडियम की एक्सेस हो गई है। अब देखिए जहां पर ये एनायनिक साइट है वहां पर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया है, दैट इज कॉल्ड एफ सेंटर। ये कई बार पूछा जाता है। तो एफ सेंटर मतलब जहां पर एनायन होना चाहिए था वहां पर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, दैट इज कॉल्ड एफ सेंटर, ठीक। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इस सोडियम क्लोराइड का कलर येलो होता है। कैसे, जब भी हम इसको एनर्जी देते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, और जब वो नीचे लौटते हैं तो विजिबल लाइट में रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमें दिखता है। वो किस कलर का दिखता है, येलो कलर का। तो इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से उस क्रिस्टल का कलर येलो होता है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल हमारे पास है, जैसे लिथियम क्लोराइड का पिंक कलर होता है और पोटेशियम क्लोराइड का वायलेट कलर होता है। तो याद रहेगा अब आपको कि मेटल एक्सेस में हमें एफ सेंटर के बारे में पढ़ना है। क्लियर। अब बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टेशियल साइट। तो पहला तरीका क्या था, जहां पर एनायन कम हो गया है मेटल ज्यादा बढ़ गया। दूसरा तरीका क्या है, एक एक्स्ट्रा मेटल कैटायन आ गया है इंटरस्टेशियल साइट पर। तो देखो बच्चों डायग्राम आपके सामने है, हम एग्जांपल लेंगे यहां पर जिंक ऑक्साइड का। तो जिंक ऑक्साइड नॉर्मल टेम्परेचर पे व्हाइट कलर का होता है, कोई कलर नहीं होता है, लेकिन अगर हम उसको हीट करें तो वो ऑक्सीजन को लूज करता है और येलो कलर का दिखता है इस तरह से। तो Zn प्लस बनाएगा और ऑक्सीजन लूज हो गए और दो इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब होता क्या बच्चों, जो Zn प्लस आयन है और इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले जाते हैं, Zn प्लस आयन गोज टू इंटरस्टेशियल साइट एंड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो गोज टू देयर नेबर इंटरस्टेशियल साइट। ठीक है, तो दोनों जो है इंटरस्टेशियल साइट में एक दूसरे के पास पास रहने वाले हैं। तो अब आपको दिख रहा है कि कैटायन तो ही है लेकिन इंटरस्टेशियल साइट पे एक कैटायन एक्स्ट्रा आ गया है, दैट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट, है ना। तो अब जो इस क्रिस्टल का फॉर्मूला वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, Zn1 प्लस XO, है ना, स्टोइकियोमेट्री थोड़ा सा डिफेक्ट हो जाएगी। क्लियर। इसमें दूसरा टाइप है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो यहां पर कहीं ना कहीं मेटल की कमी हो जाती है या कैटायन की कमी हो जाती है। देखो बच्चों डायग्राम आपके सामने है, टेक्स्ट भी मैं लिखते जाता हूं, साथ में डायग्राम को भी एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो डायग्राम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या होता है कि एक कैटायन अपने लैटिस साइड से मिसिंग हो जाता है। देखो यहां पर एक कैटायन अपने लैटिस साइड से मिसिंग हो गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक जो दूसरा कैटायन है, जो नियर बाई मेटल आयन है, वो एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है।
मान लिया जाए इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज था तो इसके पास 2 थे तो इधर 3 हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन। अब इस तरह का डिफेक्ट उन कंपाउंड में देखने को मिलता है जिनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर वाले एटम होते हैं, जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड, है ना। एग्जांपल हमारे पास है फेरस ऑक्साइड और निकल ऑक्साइड। क्लियर हो गया। तो मेटल अपने लैटिस पॉइंट से डेविएट हो गया है तो मेटल डेफिशिएंसी हो गई है, और एक दूसरा मेटल एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। क्लियर हो गया। तो मेटल चला गया तो इसका मतलब स्टोइकियोमेट्री थोड़ा सा मिसिंग हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सारे सॉलिड्स में एक जैसी नहीं होती है। अगर देखा जाए तो सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी किस रेंज से किस रेंज तक होती है, 10⁻⁻20 टू 10⁻7 ओम -1 मीटर -1, इस रेंज में सारे सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई जाती है। तो इस रेंज के आधार पर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेंज के आधार पर सॉलिड को क्लासिफाइड इस तरह से किया गया है। तो कुल मिला के 3 तरह के सॉलिड है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स का मतलब वो सॉलिड होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और इनकी कंडक्टिविटी की रेंज होती है 10⁻4 से लेकर 10⁻7 ओम -1 मीटर -1, यानी इनकी कंडक्टिविटी सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेमीकंडक्टर। इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है, और रेंज अगर देखा जाए तो इनकी कंडक्टिविटी 10⁻6 से लेकर 10⁻4 ओम -1 मीटर -1। तीसरा है इंसुलेटर। तो इनकी कंडक्टिविटी की रेंज होती है 10⁻20 टू 10⁻10 ओम -1 मीटर -1। तो 3 तरह के कंडक्टर जो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कंडीशन, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, और इंसुलेटर बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। अब बच्चों देखिए, कंडक्टर 2 तरह के होते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर मतलब मेटल। तो जो मेटेलिक कंडक्टर है उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और ये मेटेलिक कंडक्टर सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट में दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी आयन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से होती है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर केवल मोल्टन और एक्वस स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन सॉलिड स्टेट। क्लियर। तो कई आपने इलेक्ट्रोलाइट पढ़े होंगे जैसे NaCl, KCl। तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स क्या होता है और कितने टाइप के हमारे पास कंडक्टर होते हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बैंड थ्योरी। अब आप बोलोगे बैंड थ्योरी क्या है, तो किसी सॉलिड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस तरह से होती है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं, ये एक्सप्लेन करती है बैंड थ्योरी। तो अब मैं कुछ बैंड थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं और साथ में एक डायग्राम भी होगा, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो एक डायग्राम है जिसमें मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीनों आपको दिख रहे हैं, और अलग अलग टाइप के आपको बैंड नजर आ रहे होंगे। तो ये बैंड क्या होते हैं और बैंड थ्योरी किस तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करती है, ये हम देखते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल या 2 से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है, कंबाइंड होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और इन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, बैंड। क्लियर। पॉइंट नंबर 3, अब सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या सारे बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कुछ ऐसे बैंड होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं जैसे ये, और कुछ ऐसे बैंड होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं होते। तो इस पूरे को मैं अगर एक बैंड मान लूं तो ये पार्शियली फिल्ड बैंड है। क्लियर। अगर मैं इस तरह देखूं तो ये एम्प्टी बैंड है और ये फुल्ली फिल्ड बैंड है।
तो जो कलर्ड वाला आपको पोर्शन दिख रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन फिलअप है और जो एम्प्टी वाला आपको पोर्शन दिख रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखिए बच्चों, होता क्या है, कई बार कुछ बैंड एक दूसरे बैंड के साथ ओवरलैप करते हैं। जैसे यहां पर देखिए, एक बैंड दूसरे बैंड के साथ ओवरलैप कर रहा है। जब सॉलिड को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम फील्ड बैंड टू एम्प्टी बैंड। कहां से कहां मूव करेंगे? जहां पर इलेक्ट्रॉन बैंड, जिस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे हैं वहां से, और जिस बैंड में इलेक्ट्रॉन की कमी है उस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो इस तरह से सॉलिड्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। क्लियर? अब देखिए बच्चों, सबसे पहले मेटल की बात करते हैं। मेटल में आपको दो तरह के बैंड मिलेंगे। एक ऐसा बैंड जो कि पार्शियली फिल्ड होता है, ये पूरा एक बैंड है, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन इस आधे में इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। और दूसरे टाइप का बैंड है ओवरलैपिंग बैंड। ये बैंड इस एम्प्टी बैंड को ओवरलैप कर रहा है। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी इसको देंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इस बैंड से इस बैंड की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों बैंड के बीच में एनर्जी गैप नहीं है। इसीलिए मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। अब दूसरा हम लेते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर में दो बैंड के बीच में, एम्प्टी बैंड और फिल्ड बैंड के बीच में काफी ज्यादा एनर्जी गैप होता है, तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप को पार नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो यहां एम्प्टी बैंड और फील्ड बैंड के बीच में गैप कम होता है एज कंपेयर टू इंसुलेटर। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस एम्प्टी बैंड की तरफ जंप कर जाते हैं। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बीच में होती है मेटल और इंसुलेटर के। कुछ हद तक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है लेकिन इंसुलेटर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है। क्लियर? तो इस तरह से हम बैंड थ्योरी से सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। तो हम सब लोग जानते हैं बच्चों, सेमीकंडक्टर किसके बने होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं ना। और सिलिकॉन और जर्मेनियम 14 ग्रुप के एलिमेंट है। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी मेटल से काफी कम होती है। तो अब हम क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को हमें इंक्रीज करना है। तो बच्चों इसके लिए एक तरीका होता है, कुछ दूसरे एलिमेंट इन सेमीकंडक्टर में मिला दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डोपिंग। तो डोपिंग वो मेथड हुआ जिसमें हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं बाय एडिंग सम अदर एलिमेंट एज ए इम्प्योरिटीज। अब जो है, जब हम इनमें इम्प्योरिटीज मिलाते हैं तो दो तरह के सेमीकंडक्टर हमें मिलते हैं। तो डोपिंग के आधार पर दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। नंबर 1 एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा देखो, एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ? सेमीकंडक्टर जो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से मिलकर बने होते हैं। तो अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला कोई एलिमेंट मिला दे, और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट कौन सा होगा? फास्फोरस या आर्सेनिक। इसको मिला दें तो जो भी सेमीकंडक्टर हमें मिलेगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। इसको हम एन टाइप डोपिंग भी बोलते हैं। रही बात पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में अगर हम 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट मिला दे, जैसे बोरॉन और एल्युमिनियम, तो उस सेमीकंडक्टर को हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप डोपिंग। तो अब इन दोनों को डिटेल से समझते हैं। तो दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर मैंने यहां पर लिखे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो दोनों के डायग्राम देखो इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों सिलिकॉन एक दूसरे सिलिकॉन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है, बना रहा है ना, इस तरह से 4 बॉन्ड बना रहा है ना। लेकिन जब हम इसमें ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 5 होती है, जैसे फास्फोरस, मिला दें तो सिलिकॉन का लैटिस पॉइंट फास्फोरस के थ्रू रिप्लेस हो जाता है। तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन फास्फोरस के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्लियर? तो इसी को हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। रही बात पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो इस समय हम सिलिकॉन के साथ क्या मिलाएंगे? बोरॉन।
तो बच्चों जो बोरॉन है उसके पास केवल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना देता है, तो सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो बच्चों जब सिलिकॉन के पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो बोरॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो बोरॉन की जगह में एक एम्प्टी होल क्रिएट हो जाता है क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं या इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल की तरफ जंप कर जाता है, तो ये होल कहां गया, ये होल नीचे आ गया, है ना। तो इस तरह से बच्चों हमें क्या दिखता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जो होल है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, होल इस तरह से। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप एंड पी टाइप। तो 4 मेन एप्लीकेशन है। पहला, आपको मालूम होना चाहिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो सिलिकॉन चिप के बने होते हैं, तो वो भी एक तरह के एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। दूसरा, डायोड भी सेमीकंडक्टर के बने होते हैं और डायोड का यूज होता है रेक्टिफायर्स बनाने में। तीसरी चीज, ट्रांजिस्टर भी एक तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं जिनका यूज होता है टू डिटेक्ट और एम्पलीफाई रेडियो एंड ऑडियो सिग्नल। जो हमारे पास सोलर सेल है वो किसकी बनी होती है, फोटोडायोड की बनी होती है, तो इस तरह से सोलर एनर्जी में भी इसका यूज होता है। तो क्लियर हो गया। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी पैदा होती है जब कोई चार्ज मोशन में होगा, और सॉलिड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, और खुद भी अपने एक्सिस पर स्पिन करता है। तो इन दोनों की वजह से उसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो आइए देखते हैं कि किस किस तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड में पाई जाती है। तो मोस्टली 5 तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है सॉलिड में। तो ये 5 का मैंने चार्ट बना रखा है। पहली पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दूसरी डायमैग्नेटिक, तीसरी फेरोमैग्नेटिक, चौथी एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और लास्ट फेरीमैग्नेटिज्म। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो बच्चों पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड की वो प्रॉपर्टी होती है जब किसी सॉलिड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो उस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। और आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए उस सॉलिड के पास, उस सब्सटेंस के पास कैसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, यानी इस तरह के इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। अब एग्जांपल देख लीजिए, Cu2+, Fe3+, Cr3+, NO2+। क्लियर। अब दूसरा हम डिस्कस करते हैं डायमैग्नेटिक, वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट काम करते हैं, यानी दे आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। ऐसे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, वाटर, बेंजीन, TiO2। तो एग्जाम्पल याद करने भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक। अच्छा, डायमैग्नेटिक क्यों हुआ, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं इस तरह से तो एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन अलग और दूसरे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन अलग, तो दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसीलिए ये रिपेल होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। अब बात करते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, यानी जब किसी सॉलिड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, दैट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। ऐसे सब्सटेंस के अंदर खुद अपना एक परमानेंट मैग्नेटिज्म पैदा हो, यानी अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दें फिर भी इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहता है, जबकि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में ऐसा नहीं होता। अब बच्चों रीजन क्या है, देखो सॉलिड के अंदर जो मेटल आयन होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड डोमेन। और बच्चों जो डोमेन होता है जब उसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा जाता है तो सारे डोमेन अलाइन होके उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया। इसका एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम ऑक्साइड एंड गैडोलिनियम। चौथी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 0 होता है। देखिए बच्चों, जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म होता है उसका रीजन होता है कि इसके जो डोमेन होते हैं
वो इक्वल डोमेन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी जैसे एक डोमेन ऊपर की तरफ तो दूसरा डोमेन नीचे की तरफ, ऊपर और नीचे। तो इक्वल डोमेन इन अपोजिट डायरेक्शन लीड्स टू नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो इसको हम बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, और एग्जांपल है MnO। लास्ट हम बात करते हैं फेरी मैग्नेटिज्म। अच्छा, फेरी मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी सी होती है, जैसे यहां पर पैरामैग्नेटिज्म है। तो फेरी मैग्नेटिज्म को हम पैरामैग्नेटिज्म की तरह भी देख सकते हैं। तो दे हैव स्मॉल नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। रीजन क्या है, इसके जो डोमेन होते हैं वो इक्वल नंबर में अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होते हैं। कुछ डोमेन पैरेलल डायरेक्शन में ज्यादा होते हैं और कुछ डोमेन एंटी पैरेलल डायरेक्शन में कम होते हैं। तो अल्टीमेट जो कैंसिल आउट होगा वो 100% नहीं होता है, कुछ ना कुछ ये अट्रैक्शन शो करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फेरी मैग्नेटिज्म। एग्जाम्पल Fe3O4, MgF2O4, ZnF2O4 एटसेट्रा। ठीक है, देखो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो काफी हद तक टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। अगर इनको हम हीट करें तो ये अपना मैग्नेटिक मूवमेंट लॉस कर देते हैं और क्या बन जाते हैं, पैरा मैग्नेटिक। तो बच्चों ये था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। चैप्टर खत्म इसी के साथ। अब आपको क्या करना है कि इसके डाउट मुझे पूछने हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, और जो भी मेरे पास डाउट आएंगे मंडे टू सैटरडे, तो मैं संडे को इनको लाइव क्लास में सॉल्व करूंगा। दूसरा, इसकी प्रैक्टिस शीट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसी चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट देना है। तो जिन बच्चों ने मुझे मेल की है उनकी मेल पर एक लिंक आएगा, वो सैटरडे और संडे को होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। और इस चैप्टर का अगर आपको PDF चाहिए तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्विक रिवीजन के लिए। क्लियर बच्चों?